हेलो बच्चों, कैसे कैसे हैं? पढ़ना लिखना जारी है? परेशान हो गए फिजिक्स पढ़ पढ़ के? मुझे मालूम है बेटा, बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे। भाई बहुत पढ़ लिया यार, है ना? कितने दिनों से फिजिक्स पढ़ रहे हो, दिक्कत हो रही होगी नहीं? बहुत पढ़ लिए, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात क्या चल रहा था बेटा? NLM चल रहा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और एक बात और, मोशन इन 1D एंड 2D के डाउट लेक्चर अलग से लगता है, उसमें भेजिए अब, क्योंकि मुझे सिलेबस भी पढ़ाना है। मैं अभी थोड़ा NLM को पढ़ाऊँगा, ठीक है? मैं पढ़ाऊँगा, आज वेंसडे है, वेंसडे पढ़ाऊँगा, वेंसडे पढ़ाऊँगा, थर्सडे पढ़ाऊँगा, फ्राइडे पढ़ाऊँगा, सैटरडे को डाउट कराऊँगा। तो 3 दिन जरा तसल्ली से, तबीयत से पढ़ाने दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे थे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में बेटा ध्यान से देखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम में हमने एक पॉइंट पढ़ लिया था ना बेटा? यस, फ्री बॉडी डायग्राम में हमने एक पॉइंट तो पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक? तो देखिए बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम में नेक्स्ट पॉइंट ये बेटा, दूसरा पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से देखना, आराम से सीखना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब जैसे बेटा यहाँ पर बोलेगा कि ये थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, इससे कोई बॉडी जो है टंगा हुआ है, सस्पेंडेड है, M मास की बॉडी सस्पेंडेड है। तो बताइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करिए। तो यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखिए ध्यान से, आप बहुत आराम से पहले कुछ चीज़ें और सीखिए जो मैं समझाऊंगा बेटा। जैसे ये बॉडी ऐसे टांगोगे तो वेट की वजह से नीचे जाना चाहेगा, वेट लगेगा, वेट का मतलब अर्थ की ग्रेविटी, तो वेट नीचे लगेगा, तो ये रस्सी क्या हो जाएगा बेटा? टाइट हो जाएगा। और याद रखिए, जब भी कोई थ्रेड टाइट होता है तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होती है। टेंशन एक तरह का फोर्स है, टेंशन एक तरह का क्या बेटा? फोर्स है। अब देखिए, जब भी रस्सी टाइट होती है बेटा, तो रस्सी का एक एंड यहाँ है, रस्सी का एक एंड दीवार से अटैच्ड है, और रस्सी का दूसरा एंड कहाँ है? ब्लॉक से अटैच्ड है। तो टेंशन फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगेगा। किसी धागे में, स्ट्रिंग में, ध्यान रखना, किसी स्ट्रिंग में टेंशन का फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। ये टेंशन क्या करना चाहेगा? धागे को लूज करना चाहेगा, स्ट्रिंग को लूज करना चाहेगा। तो ये इस एंड को अंदर खींचेगा तब ना धागा लूज हो पाएगा, क्योंकि वेट कैसे टाइट हो गया, तन गया, तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। ये टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगा ताकि रस्सी टाइटनेस इसकी खत्म हो जाए, या इस छत को नीचे खींचेगा, सेलिंग को नीचे खींचेगा ताकि इसकी टाइटनेस खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो टेंशन कैसे लगेगा? दोनों एंड पर अंदर की तरफ, दोनों एंड पर अंदर की तरफ। यस। अब देखिए बेटा, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हम बोलेंगे सर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, चलो यहां भी बना सकते हैं या अलग से बना लो, एक ही बात है। M मास का बॉडी, इस पर वेट किधर लगेगा? mg नीचे की ओर लगेगा, और ये टेंशन का फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है ना। ये टेंशन कौन लगा रहा है? टेंशन भी एक तरह का क्या बेटा? फोर्स। ये टेंशन कौन लगा रहा है? तो हम बोलेंगे स्ट्रिंग लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? ब्लॉक पे। और किधर? ऊपर की तरफ। ये देखिए टेंशन का फोर्स। और क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम बेटा? कोई बता सकते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी पर नेट फोर्स 0। ये ऐसे लटकाओगे तो कहीं जाएगा क्या? फिर कहीं रुका रहेगा, बड़े आराम से रुका रहेगा। तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड फोर्स। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? mg। तो देखिए यहाँ पर ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, और फोर्सेस तो मैंने दिखा दिया, और अब चूंकि इक्विलिब्रियम में तो T इक्वल टू mg भी कर लिया। बोलो बात समझ में आई? क्या ये बहुत सिंपल है? बहुत ही सिंपल है ना? अच्छा बेटा, अगर मैं इसी में कहूँ कि लेट अस सपोज मैंने आपसे कहा ऐसे करके एक धागा,
इसमें ब्लॉक एम ऐसे है। चलो एक काम करते हैं, पहले ये मिटा देते हैं ना, ये पहले लिख लेना अच्छे से, ये पहले लिख लेना अच्छे से। मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक। चलो भाई मिटा रहा हूँ। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो, गौर से देखो, इसी सेकंड पॉइंट में ही। अच्छा बेटा, अगर मान लो बेटा इसी में ऐसे हो बेटा, ध्यान से देखना, अगर ये धागा है, यहाँ m मास का ब्लॉक है या m1 है, और ये दूसरे धागा को यहाँ पर m1 से बांध दिया और इस पर m2 टांग दिया। अब मुझे कहा वेट टंगेगा, तो बताओ बेटा क्या ये धागा टाइट रहेगा? तो यस, ये टाइट रहेगा, तन जाएगा, ये भी तन जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ टेंशन दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे बेटा? आपको आता है टेंशन दिखाना? तो यस, दोनों एंड है ना, ये दोनों एंड है धागे का। ये टेंशन देखो, इसको इधर खींचेगा, ये मान लीजिए T1 है, ये देखिए T1 है, बहुत बढ़िया। फिर देखिए, ये देखिए धागा अलग है ना बेटा, ये धागा अलग हो गया, यहाँ पर बॉडी अलग टंगा है, यहाँ पर टेंशन T2 होगा, ये T2 होगा, यहाँ पर T2 होगा। अगर मुझे कहेगा बेटा कि M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे बोलेगा FBD ऑफ M1 बनाओ, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर इधर उधर देखे तो रायता फैल जाएगा। तो अब देखना बेटा, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम सीखना। पहले तो M1 का वेट होगा ना, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगेगा, M1G। ओके सर। अब देखो ऊपर वाला धागा इसको ऊपर खींचेगा T1 टेंशन से, तो ये हो जाएगा T1, है ना। और ये धागा देखो नीचे खींच रहा है T2 से, तो ये T2। तो देखो M1 पर इतने सारे फोर्सेज लग रहे हैं, देख रहे हैं, T1 इधर, फिर M1G तो लग ही रहा है, साथ में धागा भी खींच रहा है, ये धागा भी खींच रहा है नीचे की तरफ, तो ये T2। अब बेटा ये इक्विलिब्रियम में है, तो क्या बोलेंगे, जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर कितना लग रहा है T1, और नीचे दो फोर्स है तो दोनों को ऐड कर देंगे, T2 प्लस M1G। बोलो समझ में आया? तो फ्री बॉडी डायग्राम जैसा बनाया ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बेटा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम M2 ये है। अब देखो बेटा M2 को देखो, यहाँ बना देता हूँ, तो देखिए M2, क्या M2G नीचे लगेगा? तो यस, M2G इसका वेट, और ये धागा जुड़ा ना इससे, तो T2 पर लगेगा। देखो भाई T2 पर लगेगा, लगेगा ना, और कोई फोर्स तो नहीं है, फोर्स छूटना नहीं चाहिए, एक भी फोर्स छूट गया तो रायता फैल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब देखो ये बॉडी रुका है, तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड फोर्स। T2 किसको बैलेंस करेगा? M2G को, तो T2 इक्वल टू M2G। अगर मुझे T1 निकालना होगा तो T2 की वैल्यू तो M2G मालूम हो गया, T2 यहाँ रख देंगे तो T1 निकल जाएगा। सो यहाँ लिखना चाहे तो T1 बराबर M2 प्लस M1 और G बाहर कर लो। देखो T1 की वैल्यू ये होएगा, T2 की वैल्यू ये होएगा। तो ये समझ में आया बेटा? क्या बहुत आसान है। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत बेसिक टर्म है, अगर ये नहीं आएगा तो NLM के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और लॉज ऑफ मोशन नहीं बनेंगे तो आगे के सारे चैप्टर क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर आपसे, है ना। इसलिए लॉज ऑफ मोशन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बेस पर पूरी फिजिक्स टिकी हुई है। आपको वेक्टर आना चाहिए, फोर्स का फोर्सेस दिखाने आना चाहिए, फोर्स के साथ डील कैसे करते ये आना चाहिए, और फिर तीसरी चीज़ एनर्जी पढ़ाऊंगा तब बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके समझ में आ रहा होगा। ये क्लियर है? ध्यान से समझ रहे हो ना। चलो और देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो वीडियो रिप्ले कर लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूं बेटा। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहां पर बेटा थर्ड पॉइंट, बहुत आराम से सुनना, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। अब देखो बेटा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ये थ्रेड है और इससे मास टंगा है, ठीक है बेटा, इससे मास टंगा है, ठीक। तो बेटा ये लाइट स्ट्रिंग था,
ये लाइट स्ट्रिंग था, ये लाइट स्ट्रिंग था। लाइट स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? इससे लाइट निकलता है क्या? नहीं, लाइट मतलब होता हल्का। लाइट स्ट्रिंग को मासलेस भी बोलते हैं बेटा, मासलेस स्ट्रिंग, यानी इसका कोई मास नहीं था, इसमें कोई मास नहीं था। तो टेंशन आपने यहां क्या दिखाया था? देखिए थ्रेड इस बॉडी के ऊपर खींचेगा ताकि इसका जो टाइटनेस है वो कम हो, और ये जो टेंशन है वो इसको नीचे की तरफ इस छत को खींचेगा। तो ये टेंशन और ये टेंशन इक्वल दिखाया था। टेंशन हर जगह रहेगा बेटा, इस एंड पर टेंशन इधर, इस एंड पर टेंशन इधर। अब ये जो टेंशन है वो इक्वल होते हैं क्योंकि ये लाइट स्ट्रिंग है, इसीलिए। अगर ये मासिव स्ट्रिंग हो, इफ स्ट्रिंग इज मासिव, यानी स्ट्रिंग मास हो, मासिव स्ट्रिंग को रोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रोप। रोप का मतलब उस रस्सी में मास होगा। तो अब जैसे मान लीजिए, लेटर सपोज, बिल्कुल ध्यान से, ये चीज मैं मिटा रहा हूं, लाइट स्ट्रिंग है तो टेंशन हर जगह क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ये समझ रहे हो? इससे पहले जो केस मैंने बनाया सेकंड वाला फ्री बॉडी डायग्राम, उसमें रस्सी क्या थी? हल्की थी, कोई मास नहीं था, तो टेंशन हर जगह सेम है। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मैंने रस्सी मासिव ले लिया, यानी बेटा इस रस्सी में मास है। अभी मैंने ऐसे ले लिया, कोई बॉडी नहीं टांगा, कोई बॉडी नहीं टांगा, है ना। और ये देखिए मासिव स्ट्रिंग है, ये कैसा बेटा? मासिव स्ट्रिंग, इसमें कोई मास है, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा लीनियर डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या? कोई बताएगा क्या? व्हाट इज मीन्ड बाय लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट लेंथ में मास, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टोटल यहां से यहां तक लेंथ कितना बेटा? एल। अब बोला जाएगा, देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये रस्सी है, जैसे ये रस्सी ऐसे टांग दिया, कोई बॉडी नहीं अटैच किया, अभी कोई बॉडी अटैच नहीं किया। अब यहां पर लीनियर डेंसिटी है लैम्डा, इस रस्सी में यूनिट लेंथ में मास कितना? लीनियर डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज मीन बाय लीनियर डेंसिटी? देखो यहां लिख देता हूं, कुछ लोग बैल हैं, कुछ लोग बैल हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता है, इसीलिए मैं लिख देता हूं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, घबराने का नहीं, यानी मास अपॉन लेंथ, यानी मास अपॉन लेंथ, घबराने का नहीं, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेटा ये लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक। चलिए भाई, मास अपॉन लेंथ क्लियर है। अब मुझसे कहेगा लोअर एंड से x डिस्टेंस पर, यहां पर इस पॉइंट पर टेंशन बताए, तो हम बोलेंगे देखिए टेंशन हर जगह अलग अलग होगा, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां टेंशन बताइए। तो देखिए बेटा यहां पर टेंशन कह रहा है, दिमाग लगाइए, यहां पर टेंशन कह रहा है, तो बोलेंगे यहां पर जो टेंशन होगा वो इतने लोड को संभाल के रखेगा। जैसे देखिए, अगर आप यहां से रस्सी बांध करके कोई बॉडी टांगते थे, रस्सी हल्की होती थी, ठीक है, तो यहां पर जो टेंशन होता क्या होता था? ये जो इसके नीचे जो लोड है उसको बैलेंस करके रखता था। तो T इक्वल टू इसका जो mg होगा, लोड जिसे बोलते हैं, वेट बोलते हैं, वो mg के बराबर था। तो यहां पर जो टेंशन होगा बेटा, यहां पर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, टेंशन हर जगह अलग अलग होगा, यहां टेंशन अलग होगा, ये टेंशन, यहां जो टेंशन होगा वो इतने लोड को बैलेंस करेगा, इतने लोड को बैलेंस करेगा। तो यहां पर बेटा हम बोलेंगे यहां जो टेंशन होगा इतने लोड को बैलेंस करे, इतने का जो भी लोड होगा, जो भी मास होगा उसमें g से मल्टीप्लाई करेंगे, g से मल्टीप्लाई करेंगे, m में g से मल्टीप्लाई करते तो उससे बोलते हैं वेट। वेट अलग है, मास अलग है, वेट m इंटू जी होता है, ठीक है ना। तो इतने का वेट, तो वेट निकालने के लिए इतने का मास निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, बताओ यूनिट लेंथ में मास है लैम्डा, तो इतने लेंथ का मास कितना होगा? लैम्डा एक्स नहीं होगा क्या? अगर मैं बोलूं यूनिट लेंथ में लैम्डा मास है तो एक्स लेंथ में कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा एक्स। तो यहां पर बोलेंगे जो टेंशन होगा सर वो लैम्डा एक्स वेट इंटू जी, एम इंटू जी, लैम्डा एक्स हो गया मास इंटू जी, दिस इज द टेंशन। आई बात समझ में? क्या टेंशन समझ में आ रहा है? लैम्डा एक्स इंटू जी हो गया भाई, सिंपल कहानी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लैम्डा एक्स, लैम्डा क्या बेटा? लीनियर मास डेंसिटी, एक्स क्या है? लोअर एंड से यहां पर डिस्टेंस जहां पे टेंशन निकालना है रस्सी में, और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो ये बहुत ही आसान होते हैं बेटा, डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है ना। मिठा दो, घबरा तो नहीं रहे हो? चलो, अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, सपोज दैट, देखो बेटा ध्यान से देखना, थर्ड पॉइंट में, जैसे देखिए मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया कि लेट अस सपोज ये स्ट्रिंग है ए, ये 2 kg है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। ये मान लीजिए स्ट्रिंग बी, और ये इससे ये जो है ध्यान दीजिएगा बेटा, ये मान लीजिए 2.5 kg है, ऐसा मैंने मान लिया। लेट अस सपोज 2.5 kg। ए इज मासलेस यानी लाइट स्ट्रिंग, ए जो है लाइट स्ट्रिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी जो है वो मासिव स्ट्रिंग है, मासिव स्ट्रिंग है, रोप है, इसमें मास है, मासिव स्ट्रिंग है, ठीक है बेटा। इसका लीनियर मास डेंसिटी मान लीजिए लेट अस सपोज 1 kg पर मीटर है, ऐसा मैंने मान लिया। 1 kg पर मीटर यानी 1 मीटर में 1 kg है, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इस रस्सी की ये 1 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिएगा, पहले तो बोला है फाइंड द टेंशन T1, फाइंड T1। फिर यहाँ पर देखिए ये मिड पॉइंट है C, तो हमसे बोला फाइंड T1, फाइंड T1 एंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग B, मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग B। अब बेटा ऐसा क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व इट। देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मेरी बात समझ लो, ध्यान से समझ लो मेरी बात, ठीक है ना बेटा। तो देखिए बेटा ध्यान से देखिए, फाइंड T1 एंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग B। पहले तो देखिए ये जो T1 है इससे इतना सारा वेट टंगा हुआ है, देख रहे हैं आप। 2 kg 1 मीटर है, यूनिट लेंथ में 1 मीटर, यूनिट लेंथ में 1 kg है, तो इसका मतलब 1 मीटर में पूरा ये रस्सी का भी मास 1 kg 2 पॉइंट। आप सोचिए इस टेंशन से, इस रस्सी के टेंशन से, रस्सी से 2 kg तो जुड़ा हुआ है, साथ में नीचे ये रोप भी है, मासिव रोप, और साथ में ये भी है, टोटल वेट टंगा हुआ है। तो अगर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है बेटा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा T1, तो T1 जो है ये यहाँ पर जो टेंशन है वो कितना लोड सह रहा है, 2 kg, इसका लोड, पूरा ये लोड सह रहा है। आ रही बात समझ में। तो टेंशन इज 2G प्लस इसका लोड 2.5G प्लस इसका लोड 1 kg का रस्सी है, ये भी तो टंगा हुआ है इससे, तो 1G, इतना सारा लोड है ना बेटा। बहुत ध्यान से सुनना, 2G और G 3G प्लस 2.5 5.5G, और G की वैल्यू लगभग 10 ले लो तो 55 न्यूटन का टेंशन होगा यहाँ पर। अब मुझे मिड पॉइंट पर यहाँ पे टेंशन बतानी है, C पॉइंट पर टेंशन, मिड पॉइंट, तो ये आधा इतना तो इससे ऊपर जो है वो टेंशन में रोल नहीं होगा। इससे जो ऊपर है यहाँ पर जो टेंशन है वो बेसिकली कितना लटका हुआ है, कितना वेट इसको ये संभालना है, इसको इतना वेट संभालना है। देखो एक तो इतने पोर्शन का वेट प्लस ये 2.5। अच्छा बेटा एक बात बताओ, 1 मीटर का आधा कितना होगा, 0.5 मीटर। तो सोचो 1 मीटर में 1 kg, तो आधे मीटर में आधे kg, यानी बेटा इतने का वेट, रस्सी का जो आधा पोर्शन ये वाला, इसका मास कितना होगा, 0.5 kg, और ये 2.5 मिलाकर कितना होगा, 3 kg। तो 3 kg को संभाल रहा है, तो C पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो 3G के इक्वल, दैट इज 30 न्यूटन। ये हुआ। तो वेरी सिंपल, यहां पर जो टेंशन है वो इतने लोड को बैलेंस कर रहा है ना, यहां पर जो टेंशन है वो इतने लोड को बैलेंस कर रहा है। लोड का वेट नीचे, उसको ये खींच के और ऊपर रखना है, इसको पकड़ के यार संभाल के रखना है। तो TC कितना हुआ, इतने का वेट प्लस ये वेट। ये मास कैसे निकाला बताओ, 1 मीटर में 1 kg, सोचो ना 1 मीटर में 1 kg, तो 0.5 मीटर में कितना, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 × 0.5 kg तो आएगा। तो 0.5 ये और 2.5 ये अलग से जुड़ा हुआ, इससे टोटल वेट कितना हो गया, 3 kg। 3 kg लोड को बैलेंस कर रहा है, तो 3G, G की वैल्यू 10, 30 न्यूटन। तो ये कितना सिंपल कहानी है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में ये आपको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा, अभी बहुत कुछ सीख जाओगे, अभी बहुत कुछ सीखोगे। ये जो आप सीख रहे हो आपको नया नया लग रहा है, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे यही चीज़ आपको बहुत आसान लगने लगेगा, यकीन मानो बहुत आसान लगने लगेगा। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है, यार बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का? चलो ध्यान से देखना।
नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। अब देखो बेटा फोर्थ पॉइंट, अब देखो बेटा फोर्थ पॉइंट। अगर कोई कहे कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, क्या है बेटा? इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन, घबराना नहीं। इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लाइनेशन थीटा है और ये बिल्कुल स्मूथ है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, रफ नहीं है बेटा, रफनेस नहीं है, बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल ऐसे स्लाइड कर जाएगा। अब एक ब्लॉक यहां पर रखेंगे, बताओ बेटा ये ब्लॉक अगर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? फटक से नीचे आ जाएगा, एकदम चिकना है। नहीं याद है पार्क में जाते थे जब आप छोटे बच्चे थे, ऐसे चढ़ करके, सीढ़ियों चढ़ करके फिर ऐसे बैठ करके फिसलते थे, तो इंक्लाइंड प्लेन ही तो है, बिल्कुल चिकना हो, बिल्कुल समझ लो मक्खन से ऐसे रगड़ दिया तो आप ऐसे बैठो फटक से फिसल जाओगे, एकदम स्मूथ है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। क्या बेटा? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अब मुझसे बोला ये बॉडी छोड़ा, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, mg तो नीचे लगेगा भाई, mg नीचे लगेगा, फिर नॉर्मल एक्शन, देखो ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है तो ये नॉर्मल एक्शन इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा, तभी तो इसका नाम पड़ा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल मतलब क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल एक्शन है, इधर की तरफ कुछ लगे नहीं क्योंकि मक्खन है, बिल्कुल फिसल जाएगा तेजी से, स्मूथ है, बिल्कुल आराम से फिसल जाएगा, है ना। तो mg नीचे की ओर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, इस पे केवल दो ही फोर्स लगेगा और कोई तीसरा है क्या? कुछ है ही नहीं, वेट लगेगा और जिस इंक्लाइंड प्लेन पे वो नॉर्मल लगेगा, इधर नॉर्मल इधर लगेगा क्योंकि ये दबाएगा ऐसे, तो नॉर्मल इधर नहीं लगेगा, इधर पैरेलल में कुछ नहीं लगेगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा क्योंकि स्मूथ है बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फिजिक्स बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। अब यहां पर बेटा क्या ये बॉडी रुका हुआ है? नहीं, ये बॉडी चल रहा है और किधर की तरफ? नीचे की तरफ स्लाइड होगा, एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते बेटा, हमेशा बॉडी पर फोर्सेस तो दिखा दिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। अब देखेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्विलिब्रियम में तो बढ़िया है, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस कर रहा है, ये फोर्स को बैलेंस कर रहा है, सब ठीक है। लेकिन ये बॉडी रुका हुआ है क्या? नहीं। इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं, ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो जब भी ऐसा कभी हो कि एक्सेलरेट हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, फोर्सेस को along the acceleration and perpendicular to the acceleration कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। देखो वेक्टर का यूज आ गया ना। हमने क्या बताया, बॉडी पर आपने फोर्सेस दिखा दिए, ओके। क्या बॉडी रुका है? नहीं। किधर एक्सेलरेट हो रहा है? नीचे की तरफ। तो मैंने क्या बताया, फोर्सेस को एक्सेलरेशन के अलोंग और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। अब जैसे देखिए नॉर्मल एक्शन, क्या ये नॉर्मल एक्शन मोशन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है? तो जो ऑलरेडी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर उसे कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, जो ऑलरेडी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है उसे कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम किसे तोड़ेंगे? mg को। क्यों? mg ना तो एक्सेलरेशन की तरफ है ना एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, तो हम mg के कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है वो एक्सेलरेशन के पैरेलल है और ये वाला कंपोनेंट क्या है? एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो समझ में आया, इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो फ्री बॉडी डायग्राम आपने बना दिया। अब फोर्सेस को एक्सेलरेशन के लॉन्ग और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ता है। जो फोर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर उसे ब्रेक नहीं करेंगे और जो परपेंडिकुलर या अलोंग नहीं है, जैसे ये है तो इसको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। जो एक्सेलरेशन के अलोंग होता है उसे क्यों ब्रेक करते हैं? ये एक्सेलरेशन के अलोंग भी नहीं है, एक्सेलरेशन इधर है उसके अलोंग भी नहीं है और ना ही परपेंडिकुलर। mg का कंपोनेंट टूट गया। किसका कंपोनेंट तोड़ा ये समझ में आ गया बेटा? अब देखिए ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। जैसे देखो बिल्कुल ध्यान से इसको याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो mg ऐसे बनाया, mg का एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। अब आप देखेंगे ना कॉस और साइन कैसे, ये थीटा है, ये 90 है। क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? बताओ। तीनों एंगल का सम 90 होना, 180 होना चाहिए। ये 90 है, इन दोनों को 90 होना पड़ेगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा।
अब ये 90 माइनस थीटा है बेटा, और ये दो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या होगा 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है बेटा तो ये कितना होगा, थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसे याद रख लेना कि ये थीटा है और ये mg है, इसका कंपोनेंट एक इधर, तो ये वाला थीटा होगा। और जिधर एंगल होता है उधर क्या लगाएंगे, कॉस। इधर होगा mg कॉस और इधर होगा mg साइन थीटा। ये मेरी बात समझ में आई आप सभी लोग को, कैसे वेट का कंपोनेंट इंक्लाइंड के प्लेन के पैरेलल और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हमने कंपोनेंट में ब्रेक करा। और ये थीटा है तो यहाँ थीटा दिखाएगा, इधर कॉस इधर साइन, ये कंपोनेंट कॉस में आएगा, ये कंपोनेंट साइन थीटा में आएगा। क्लियर। अब देखिए बेटा ध्यान से देखिए, अब जैसे देखिए हम बोलेंगे सर इधर तो जा नहीं रहा है, एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, इधर तो जा नहीं रहा है, इधर के फोर्सेस बैलेंस होंगे, जितना फोर्स ये उतना फोर्स ये, यानी नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के द्वारा बैलेंस्ड हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा से बैलेंस हो गया। आई बात समझ में। और ये जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन करा रहा है, क्योंकि ये फोर्स को कोई बैलेंस तो कर नहीं रहा, एक्सेलरेशन है, और एक ही फोर्स है तो ये बराबर m में करेंगे, है ना, और ये बराबर m है। इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg साइन थीटा, तो हम बोलेंगे mg साइन थीटा कैसे एक्सेलरेट हो रहा है, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से बेटा, mg साइन थीटा की वजह से। तो फोर्स है mg साइन थीटा इक्वल टू ma, और a बराबर m से m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन g साइन थीटा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला। ये देखिए एक्सेलरेशन भी सॉल्व करा। अगर बोलेगा स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को छोड़ा, नीचे फिसल रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, तो बोलेंगे g साइन थीटा से। नॉर्मल रिएक्शन क्या है जल्दी बताओ, ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या बेटा, द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक, या बोल सकते हैं ऐसे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक। इंक्लाइंड प्लेन का ये सरफेस ब्लॉक पर सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। इधर कुछ भी नहीं लगा क्योंकि मक्खन है, स्मूथ है बिल्कुल। और ये देखिए वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, n इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। n को क्या बोलेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द ब्लॉक। बात बहुत सीधी सीधी है, घुमा फिरा के नहीं हो रही है बात बहुत सीधी सीधी है। आप कंफ्यूज हो रही है, आपकी प्रॉब्लम बेटा, लेकिन बात बहुत सीधी सीधी है। ठीक है, चलिए मिटाता हूं ईमानदारी से, लिख लीजिएगा अच्छे से, डरिएगा नहीं। ठीक है, मिटा रहा हूं। देखिए अच्छा बेटा, इसी में फोर्थ पॉइंट में बात कर रहे हैं। अच्छा अगर आपसे ऐसे बोले कि ये ब्लॉक है, ये क्या है बेटा, ब्लॉक, मान लीजिए जैसे m मास का ब्लॉक है और फोर्स ऐसे लग रहा है, मान लीजिए ये 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है फोर्स, और ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, मक्खन है बिल्कुल। ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर आपसे बोला फाइंड फोर्स या फाइंड एक्सेलरेशन इन बॉडी, एक्सेलरेशन इन ब्लॉक या बॉडी कह लो, एंड फोर्स exerted by the surface on block। अब इस क्वेश्चन को बोला जाएगा, बताइए क्या करेंगे। तो हम यहां पर बेटा ये बोलेंगे कि अरे ये m मास का ब्लॉक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और ये फोर्स तो दिखाया हुआ है ही, है ना। अब बेटा F का कंपोनेंट तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि ये तो इधर एक्सेलरेट करेगा ना,
इंक्लाइंड सॉरी हॉरिजॉन्टल सरफेस के लॉन्ग सामने एक्सेलरेट करेगा। तो मैंने क्या बताया था, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने दिखा दिया। अब फोर्सेस को एक्सेलरेशन के लॉन्ग और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ देंगे। नॉर्मल एक्शन क्या कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे? तो नहीं सर, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, इसलिए नॉर्मल एक्शन कंपोनेंट में ब्रेक नहीं होगा। क्या एमजी को ब्रेक करेंगे? नहीं सर। क्या फोर्स को ब्रेक करेंगे? तो यस सर। क्यों? ये एक्सेलरेशन के लॉन्ग और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन के लॉन्ग, जिधर एंगल उधर कॉस और ये वाला साइन, ये देखिए एफ साइन 30, ये इसीलिए वेक्टर पढ़ाते हैं हम लोग। देखिए वेक्टर का यूज आने लगा ना, जिधर एंगल उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। अब देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, पहले बोलेंगे एक्सेलरेशन सॉल्व करना, एक्सेलरेशन सॉल्व करना। ओके, इधर देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? एक, एफ कॉस 30 बस। ये तो ऊपर लग रहा है, ये तो ऊपर लग रहा है, ये तो नीचे लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहेंगे बेटा, एफ कॉस 30 लग रहा है। इसी फोर्स कैसे एक्सेलरेशन है, एफ इक्वल टू एम ए, एफ की जगह एफ कॉस 30 इक्वल टू एम ए, तो है ना कॉस 30 इज वॉट √3/2, तो ए बराबर हो गया एफ कॉस 30 √3/2 और मास नीचे। देखिए एक्सेलरेशन सॉल्व हो गया। तो हम बोलेंगे बॉडी में इतना एक्सेलरेशन होगा, है ना। फिर देखिए क्या बोलता, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। तो देखिए ये जो सरफेस है वो ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रहा हो तो नॉर्मल रिएक्शन है, हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। बहुत लोग को ये अक्सर गलत फहमी हो जाती है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें सीख गए तो बहुत कंफर्ट फील होगा, आराम आराम से क्वेश्चन बनने लगेगा। अब ये सरफेस, इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल एक्शन, में नॉर्मल एक्शन निकालना है। अक्सर लोग बोलते हैं नॉर्मल एक्शन mg के बराबर होगा, नहीं, गलत। अक्सर ऐसा बोलते हैं, आप देख लेना, जो मेरे से नहीं पढ़ा वो बोलता है नॉर्मल एक्शन mg के बराबर। तो तुम बोलना बेटा कि आप अमित सर से नहीं पढ़ो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न है ना। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बोलेंगे ऊपर की तरफ बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। कौन कौन? n और f साइन 30, और नीचे की तरफ mg। तो हम बोलेंगे सर ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो हम बोलेंगे जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ऊपर की तरफ दोनों, इन दोनों को सम करेंगे और mg के इक्वल करेंगे। तो n प्लस f साइन 30 इक्वल टू mg होगा बेटा। तो नॉर्मल एक्शन ये f साइन 30 उधर डिवाइड माइनस में जाएगा ना, और साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो f/2 इज द आंसर। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी, बी हैप्पी ऑलवेज, बी हैप्पी ऑलवेज। एकदम मुंह जो है ना ऐसे खोलो तो 180 डिग्री तक चला जाए, कान को छू जाए। ये वाला पोर्शन है कान को छू जाए, इतना मुस्कुराहट होनी चाहिए। नहीं आई समझ में बात? तो जा करके बेटा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी लाजमी सी बात है, आएगी आएगी। अरे ये तो बहुत इजी था यार, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, बहुत इजी था ये। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, तू चलो मिटा रहा हूं, देखना ध्यान से, इसी 4th पॉइंट में ही। अब जैसे बेटा अगर देखो कैसे बेवकूफ बनाता है, देखो अब जैसे बोला कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, देखिएगा अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग on a horizontal smooth surface, on a horizontal smooth surface, horizontal smooth surface, smooth surface with constant velocity of 50 meter per second, then find force exerted by the surface on the block। अब ऐसे करके क्वेश्चन आ गया, सरफेस ऑन द ब्लॉक, है ना बेटा। ये देखिए, तो यहां पर बेटा देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन ध्यान से सुनिएगा। तो कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है
और इस पर ये ब्लॉक अब यहाँ पर 2 kg है एंड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात, पहली नज़र में एक कन्फ्यूज़न होगा, पहली नज़र में पढ़ के एक कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूज़न क्या होगा, कन्फ्यूज़न कैसे होता है, देखो जिसके दिमाग में गोबर भरा वो क्या सोचेगा, देखिए कन्फ्यूज़न, बोले अभी F बराबर ma, हाँ फोर्स निकालना है, फोर्स F बराबर ma, ओहो हो। अब बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, अरे यार वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलेरेशन क्या होता है, 0, अरे m इंटू 0, अरे भाई 0 होगा आंसर। ऑप्शन देखो कहाँ 0 लिखा, 0 पे टिक कर देगा, जबकि ये गलत है। हो गया ना कंफ्यूजन, हो गया ना कंफ्यूजन, 0 बताने लगे ना, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, ये सरफेस इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 2g नीचे, ये सरफेस को दबाएगा तो सरफेस नॉर्मल एक्शन ऊपर लगाएगा। हमसे ये नॉर्मल एक्शन पूछा जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल एक्शन कौन है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। नॉर्मल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं, रिएक्शन इसलिए क्योंकि एक्शन हुआ तो रिएक्शन हुआ तो ठीक है, नॉर्मल क्यों बोलते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो 2 kg पर नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है और यहाँ आप 0 बता रहे, कितनी गलत बात हो गई है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा सही आंसर। यहाँ नॉर्मल एक्शन पूछ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जरूर है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा, इस तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा। सरफेस के द्वारा फोर्स तो नॉर्मल एक्शन है जो कि 2g के बराबर होगा। तो यहाँ बेसिकली नॉर्मल एक्शन पूछ रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस लिखा, दैट इज नॉर्मल एक्शन पूछ रहा है, जो कि 2g के बराबर होगा। और g की वैल्यू अगर आप 9.8 लोगे तो 19.6 न्यूटन होगा, या फिर आप इसमें 10 लोगे तो 2 इंटू 10 20 न्यूटन होगा। वो तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि उसमें g कैसा दे रहा है, या ऑप्शन देख के भी समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से देखिए, कंफ्यूज कोई बालक नहीं होंगे, है ना, बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रहा हूँ बेटा। अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं मिटा रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग सीख गए, जल्दी बताइए, फ्री बॉडी डायग्राम सीख गए। तो मैंने आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। यहां से पहले तो क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन में मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा। मैं क्या बताऊंगा, क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए 1-2-3 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान सुनना। अब जैसे मान लो बेटा, ये यहाँ पर ये ब्लॉक है M1 और ये मासलेस थ्रेड है और ये है M2। ये थ्रेड क्या है बेटा, मासलेस। मासलेस का मतलब टेंशन हर जगह सेम होगा, ठीक है। और यहाँ फोर्स लगाया F, ठीक है भाई, चलो बढ़िया, शानदार। अब हमसे बोलेगा कि फाइंड एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द थ्रेड, है ना बेटा। इस तरह का क्वेश्चन आया, कैसे डील करेंगे सुनिए, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन यहां पर बेटा, ये जो है बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर ये M1 है, यहां पर ये थ्रेड है और यहां पर ये M2 है, बहुत ध्यान से देखना। ये फोर्स F है, यही है ना। तो अगर NLM का क्वेश्चन बनाना है, लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन बनाने हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम जरूरी है बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, तो M1 जी यही बना देता हूँ, अलग से नहीं बना रहा हूँ, यही बना रहा हूँ। M1 जी नीचे, सरफेस स्मूथ है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा N1, और इसको खींचेंगे तो धागा टाइट हो जाएगा, और धागा टाइट होगा तो टेंशन अंदर की तरफ लगेगा। मैंने बताया ना,
कि धागा दोनों एंड पर धागा तन जाता है, फोर्स धागा तन जाएगा ना तो टेंशन दोनों एंड पर ऐसे करके अंदर की तरफ खींचता है ताकि उसका टाइटनेस कम हो। तो ये टी इधर खींचेगा। और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं भाई, फोर्स तो इस पे लग रहा है और कोई तीसरा चौथा फोर्स नहीं है। N1 सरफेस के इधर ऊपर, वेट mg नीचे और टेंशन का फोर्स इधर। इसको देखें, M2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेरी गुड। सरफेस का नॉर्मल एक्शन ऊपर होगा, वेरी गुड। ये फोर्स तो बाहर का आदमी खींच रहा ही है और ये टेंशन इधर लगेगा और ये टेंशन सेम है। देखिए टेंशन में कंफ्यूज मत होइएगा। ये यहाँ पर जो एंड है धागे का, ये एंड वो M2 को पीछे की जगह भाई इधर रस्सी को लूज करना है, टाइटनेस खत्म करनी है। टेंशन एक तरह का रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, वो धागे को वापस लूज करना चाहता है, इसलिए रीस्टोर बोलते हैं इसको। अब ये टेंशन सेम होगा क्योंकि मासलेस, अगर मासिव होता तो ये टेंशन अलग अलग होता। चलिए अच्छा बेटा, जब हम इसको खींचते हैं तो दोनों साथ साथ ही तो चलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि ये चल पड़ा, ये थोड़ी देर बाद कि ठीक है तुम अगला मोड़ पे पहुंचो, हम पहुंचते हैं, आते थोड़ी देर में, तुम पहुंचो तो सही। ऐसा तो जब खींचोगे धागा टाइट होगा, साथ साथ चलने लगेगा। तो इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन से ये चल रहा है उतना ही एक्सेलरेशन से ये चल रहा है। क्या ये क्लियर है? एक्सेलरेशन सेम होगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, पहले इसका देख लीजिए। फ्रॉम FBD ऑफ M1, देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम FBD ऑफ M1 के फ्री बॉडी डायग्राम से। M1 ये है, हम बोलेंगे जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, ये और ये तो बैलेंस हो गया। आगे की ओर जो एक्सेलरेशन करा रहा है वो T है, एक ही फोर्स लग रहा है ना, तो F बराबर M है, एक ही फोर्स है तो F बराबर M है, तो T बराबर M1 है। तो फ्रॉम FBD ऑफ M1 T इक्वल टू होगा M1A। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब आइए इसमें मुझे T और A दोनों सॉल्व करने हैं। देखिए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन सेम है तो A निकालना है और टेंशन इन द थ्रेड यानी T निकालना है। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ से देखिए N2 और M2G तो बैलेंस हो गया, इधर जा रहा है एक्सेलरेशन किधर, इधर है, तो ये फोर्स बड़ा, ये पीछे की तरफ खींच रहा है तो ये फोर्स छोटा। नेट फोर्स बराबर M में लिखेंगे, ये बड़ा ये छोटा, दो वेक्टर अपोजिट होता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट करके, याद है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो भी बड़े में छोटा को। एक्सेलरेशन जिधर है तो ये बड़ा मानेंगे, ये छोटा हो जाएगा। तो फ्रॉम FBD ऑफ M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से ना, देखिए M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से, तो ये बड़ा है क्योंकि इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है तो ये फोर्स बड़ा, ये पीछे खींच रहा है तो ये छोटा। तो F माइनस T इज द नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बराबर मास इंटू, एक रहता एक ही फोर्स रहता तो F बराबर M है, और एक से ज़्यादा फोर्स होता तो नेट फोर्स बराबर M है। तो F माइनस T बराबर मास कितना है? M2A। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास है दो इक्वेशन और है दो अननोन। चलिए भाई इन दोनों को ऐड कर लें। तो देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करेंगे, बोलो फायदा क्या होगा? या एक काम करो ना यार, चलो छोड़ो, T की वैल्यू M1 है, यहाँ पुट कर लो। तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट की वैल्यू पुट करते हैं। तो F माइनस T की वैल्यू M1A इक्वल टू M2A। M1A उधर जाएगा, प्लस में होगा ना बेटा, तो F इक्वल टू होगा M1 प्लस M2 इंटू A। समझ में आ रही बात? जगह तो बचा ही नहीं, कहाँ लिखूँ? ये मिटा दूँ? ये मिटा देता हूँ, क्वेश्चन मिटा देता हूँ ताकि मैं A की वैल्यू लिख सकूँ ना। तो A की वैल्यू कितना आएगा? M1 प्लस M2 डिवाइड में। तो देखिए मैंने एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया, F अपॉन M1 प्लस M2, F अपॉन M1 प्लस M2। देखिए एक आंसर आ गया, देखिए एक आंसर आ गया, एक्सेलरेशन सॉल्व हो गया। और टेंशन, अरे भैया टेंशन, तो A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, T निकल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट T इक्वल टू M1, A की वैल्यू F अपॉन M1 प्लस M2। लो जी ये आ गया M1 F अपॉन M1 प्लस M2। सिंपल। कैसा महसूस हो रहा है? एक सेकंड रुकना। तो ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। कल इसी में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। ओके, थैंक यू।